अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 4 दिसंबर 2020 जुमा का दिन है और टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वायरसेस का है। अब हमने वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना है वन बाय वन। लाइफ की हर टाइप, हर कैटेगरी, सबको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो वायरसेस से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी बेसिक रीज़न क्या है कि वायरसेस आर द सिंपल मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कल के लेक्चर में जो हमने बात की थी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक कॉमन बात जो कि सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, दैट इज़ द न्यूक्लिक एसिड। अब ये वायरसेस जो हैं ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें के प्रॉपर सेल भी नहीं है, दे आर नॉन सेलुलर बॉडीज, लेकिन हम इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्यों कंसिडर करते हैं? जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। और सम टाइम जब इनिशियली इनको स्टडी किया गया था तो ये भी कहा गया था कि दीज आर द एंटिटीज इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हालांकि इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। या तो कुछ चीज़ें जो हैं वो जानदार होती हैं या बेजान होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये इंटरमीडिएट स्टेज है। तो इनके बारे में ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि इनमें कुछ नॉन लिविंग चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लिविंग तो ये हैं बिकॉज दे आर द ऑर्गेनिजम्स हैविंग न्यूक्लिक एसिड, दे कैन रिप्रोड्यूस, ये ग्रो कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे और वायरसेस को बनाते हैं। लेकिन इनमें नॉन लिविंग की जो प्रॉपर्टी है कि दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। इनके अलावा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता, इसको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ये इसकी जो प्रॉपर्टी है ये बिलोंग करती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। इसकी वजह से इसको कहा गया था कि दिस इज द ऑर्गेनिज्म विच हैव कैरेक्टर्स बोथ ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनी हाउ इट इज़ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसको डिस्कस कहाँ पे किया गया, इसको जो है आइडेंटिफाई कैसे किया गया? आइडेंटिफाई इसको ऐसे किया गया कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ कॉज कर रहे थे, क्योंकि ये वायरस का वर्ड जो है ये वेनम से निकला है। वेनम जिसको पॉइजन का नाम दिया जाता है। तो बीमारी कॉज करने के लिए ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बहुत सी बीमारियां ऐसी थीं जिनकी के रीज़न समझ में नहीं आ रही थी, पता नहीं चल रहा था कि उनकी रीज़न क्या है। और जब डिजीज़ कॉज करने वाले एजेंट को फिल्टर किया जाता था तो बैक्टीरिया जो है वो फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन ये फिल्टर पेपर के पोर्स के अंदर से गुजर जाते थे, फिल्टर पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं रह जाता था। और तो ये जो है बहुत ही छोटी सी एंटिटीज़ होती हैं और इनके अंदर जो है वो डीएनए और प्रोटीन का कोट उसके बाहर प्रेजेंट होता है। और इनको पॉइजन्स का नाम दिया जाता है क्योंकि ये डिफरेंट डिजीज़ को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिल्टर पेपर के पोर्स के अंदर से ये गुजर जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिजीज़ जिसके लिए के वैक्सीनेशन तैयार की गई थी, दैट वाज आल्सो अ वायरल डिजीज़। कौन सी? स्मॉल पॉक्स, चेचक की जो बीमारी है। इसके लिए क्या किया गया था कि 8 साल के एक बच्चा जो है उसको जो काउ पॉक्स का लीजन बन गया था, एक मिल्क मैड के हाथ पे छाला बन गया था, उसको लेके तो एक बच्चे को इनोकुलेट किया गया। उसके बाद ये कि दूसरे जो फ्रेश जर्म्स या वायरसेस थे फ्रॉम द ये पस लेके स्मॉल पॉक्स के विक्टिम से उसको जो है वो इंजेक्ट किया गया था। मतलब ये कि वायरसेस जो हैं वो बॉडी में एंटर किए गए थे, लेकिन जो बच्चा है उसको बीमारी नहीं हुई। ही वॉज सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड। और चूंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो वायरस लिया गया था वो काउ से लिया गया था और काउ को लैटिन में वैका का नाम दिया जाता है, इसलिए इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन का नाम दे दिया गया। और बाद में बेतहाशा बीमारियों के लिए वैक्सीनेशंस जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसके बाद एक दूसरी बीमारी जिस पे काम हुआ जो कि वायरल है, रेबीज। रेबीज कौन सी बीमारी है? जो कि मैड डॉग, पागल कुत्ते के काटने से होती है। और ये इसके अलावा फॉक्सिस, कैट्स और बैट्स के काटने से भी हो सकती है, बट कॉमनली मैड डॉग, पागल कुत्ते के काटने से ये बीमारी होती है। तो यहाँ से ये कि ह्यूमन जो ब्लड है उसको लेके तो फिल्टर किया गया, तो फिल्टर में फिल्ट्रेट जो था उसमें ये चला गया, फिल्टर पेपर के ऊपर कोई चीज़ नहीं रहेगी। तो इसके जो डिजीज कॉजिंग एजेंट थे दे वर ऑल्सो वायरसेस। तो ये जो हैं बहुत ही स्मॉल किस्म के ऑर्गेनिज्म थे जो कि कॉमन माइक्रोस्कोप से नज़र भी नहीं आते थे।
लेकिन डिजीज़ ये कॉज करते थे, फिल्टर पेपर में से भी गुजर जाते थे। इसके बाद जी फर्दर एक्सपेरिमेंट इसके किए गए। अभी तक ये कि इसको जस्ट वेनम का नाम दिया जा रहा था। इन जो टेस्ट हो रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, अभी तक पता नहीं था कि ये वायरस कोई चीज़ है या ये डिजीज़ कॉज करने वाली चीज़ जो है वो क्या है। तो उसके बाद प्लांट की एक डिजीज़ टोबैको मोज़ेक डिजीज़, टोबैको का पौधा, और इसमें यील्ड क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है, लीफ। तो लीफ के ऊपर जो है निशान बन जाते थे, बड़े बड़े स्पॉट बन जाते थे ब्राउन कलर के, और लीफ सारे का सारा गल सड़ जाता था, तबाह हो जाता था। तो ये जो पत्ते कलेक्ट किए गए, इनको अच्छी तरह स्मैश करके ग्राइंड किया गया और फिर फिल्टर पेपर में से गुजारा गया। तो फिल्टर पेपर के ऊपर कोई बैक्टीरिया, कोई चीज़ नहीं रहेगी। अब ये कि जो फिल्ट्रेट आया, जो फिल्टर पेपर में से गुजर के चीज़ नीचे कलेक्ट हुई, उसको जब ये कि पत्तों के ऊपर छिड़का गया तो पत्तों में ये बीमारी हो गई। इससे क्या पता चला कि जो चीज़ बीमारी कॉज कर रही है वो फिल्टर पेपर के अंदर से गुजर के फिल्ट्रेट में चली गई है और वहाँ से ये दोबारा इसने बीमारी जो है वो कॉज की है। तो फिर इसके बाद ये कि फर्दर इसको जो है स्टडी किया गया, तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो डिस्कवर सक्सेसफुली हो गया बाय द साइंटिस्ट नेमली स्टैनली, और इसने उसको टोबैको मोज़ेक का नाम दिया और उसने उसको सक्सेसफुली क्रिस्टलाइज भी कर लिया। उसके बाद ये पार्टिकल्स जो हैं इनको जो है एनालाइज किया गया, तो पता चला कि इनमें मौजूद क्या है, ये बने हुए किस चीज़ के होते हैं। तो ये बीमारी पैदा करने वाले जो मिस्टीरियस ऑर्गेनिजम्स थे, जिनका बहुत अरसे से पता नहीं चल रहा था, पता क्या चला कि दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड जो है दैट में भी DNA, दैट में भी RNA, दोनों तरह के हो सकते हैं, और बाहर जो है एक प्रोटीन का कोड जो है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज़ द वायरस। सिर्फ वायरस का जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें दो चीज़ें हैं, एक इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड है और दूसरा जो है वो प्रोटीन कोट है। दैट इज़ अबाउट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द वायरसेस। इसके बाद जी हम इनके जो कैरेक्टर्स हैं उनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि वायरस के कैरेक्टर्स जो हैं क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके साइज़ पे एम्फेसाइज करते हैं कि दे आर वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज एंड इन्फेक्शियस एजेंट्स, और दे कैन बी सीन ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और साइज इनका कितना हो सकता है 250 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर तक हो सकता है, और ये जो हैं बैक्टीरिया से 10 से लेके 1000 गुना तक छोटे होते हैं। सबसे छोटा जो नोन वायरस है वो पोलियो का वायरस सबसे छोटा है, जो अभी तक जो वायरस जो हैं जिनको के स्टडी किया जा चुका है, और सबसे बड़ा जो है वो पॉक्स का वायरस है। अब दूसरी बात क्या है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहली बात क्या हो गई साइज़, दूसरी बात क्या है दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। ये पॉइंट्स बच्चों आप लोग साथ साथ नोट कर लें। अब तो ये कि वीडियो है आपके पास, जहाँ कहीं भूल जाएंगे दोबारा इसको रिवाइंड करके पीछे करके देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि कैरेक्टर्स इनके क्या हैं। नंबर 1 जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में साइज, नंबर 2 जो है दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, नंबर 3 क्या है दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल्स, दैट मे बी एनिमल सेल, मे बी प्लांट सेल, मे बी सम बैक्टीरिया। और कैसे वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट, होस्ट की जो मशीनरी है उसको यूटिलाइज करते हुए ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ये खुद अकेले होस्ट से बाहर खुद को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो जब वो होस्ट से बाहर ना सर्वाइव कर सकते हैं, ना रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दे आर नोन एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रासेलुलर से क्या मतलब है, सेल के अंदर रहने वाले। ऑब्लिगेट से क्या मतलब है कि इनको होस्ट सेल जो हैं वो कंपल्सरी रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ। सो अब ये कि ये पॉइंट हमने कितने कर लिए, पहला जो है वो साइज का, दूसरा दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन द आर्टिफिशियल मीडियम, और तीसरा जो क्या है कि दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट सेल, और चौथा क्या है दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। अच्छा जी, अब इसमें नंबर 5 क्या है कि दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी, इनमें अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ जस्ट न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोड्स। उसके बाद जी नेक्स्ट इसमें जो है नंबर 6 क्या बात आ जाती है कि ऑल द वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू व्हाट,
antibiotics such as penicillin, streptomycin and all other antibiotics। जनरली जो है उन पे वायरसेस जो हैं उन पे एंटीबायोटिक्स का कोई असर जो है वो नहीं होता। ठीक है जी। अब ये बात आप देखें कि सम टाइम बीमारी जो है वो वायरल होती है और डॉक्टर्स जो हैं वो एंटीबायोटिक देना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज़ द यूजलेस प्रैक्टिस। जब एक फ्लू है, कोई बीमारी है, वायरस है, ये कोरोना जो है आजकल इतना ज़्यादा स्प्रेड आउट हुआ दैट इज़ अ वायरल डिजीज़, तो इसके लिए कोई भी जब कोई एंटीबायोटिक देता है तो दैट इज़ अ यूजलेस प्रैक्टिस, उसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दीज वायरसेस आर रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स। नाउ वी कम टू द स्ट्रक्चर। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वायरस का, अभी हमने पहले क्या किया, कैरेक्टर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी बात क्या है स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर जो है जब हम देखते हैं एक कंप्लीट वायरस का स्ट्रक्चर, तो वायरस जब कंप्लीट होता है, मेच्योर होता है, एबल टू कॉज इन्फेक्शन होता है, तो दैट इज़ नोन एज वायरियन। तो वायरियन जो है दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ द सेंट्रल कोर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड एंड आ सराउंडिंग कोट ऑफ द प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन का कोट है या कवर है दैट इज़ नोन एज द कैप्सिड। अब ये कैप्सिड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू गिव द प्रॉपर शेप टू वायरियन। ये एक प्रॉपर इसको डेफिनेट शेप देता है, इसकी जो अपनी शक्ल होती है वही वायरस की शक्ल होती है। अब ये बना हुआ किस चीज़ का होता है, ये हमें पता है कि प्रोटीन का बना हुआ है, और प्रोटीन के छोटे छोटे सब यूनिट मिलके इस कैप्सिड को बना रहे हैं, एंड दीज सब यूनिट्स आर नोन एज कैप्सोमियर्स। अब ये जो कैप्सोमियर्स हैं ये हर एक वायरस में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी बिना पर इन वायरसेस को क्लासिफाई किया जा सकता है। वायरसेस में और कुछ भी नहीं है सवाए शेप एंड स्ट्रक्चर के, जिसकी बेस पे और साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर जिसकी बेस पे इसको क्लासिफाई किया जाए। तो ये कैप्सोमियर जो है ये हर एक जो वायरस है उसका एक स्पेसिफिक फीचर है, इसकी बेस बना के भी वायरसेस जो हैं उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। यहाँ पे एग्जांपल आपके पास है कि हर्पिस वायरस जो है उसमें 162 जो है वो कैप्सोमियर्स होंगे, और एडिनो वायरस जो है उसमें 252 जो है वो कैप्सोमियर्स होंगे। और कुछ एनिमल वायरसेस जो है वो ऐसे होते हैं कि उसमें जो है न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड दोनों को कम्प्लीटली एक और नया एनवेलप जो है कवर करता है। ये एनवेलप जो है ज़रूरी नहीं कि सब वायरसेस में हो, जहाँ पे होगा द वायरसेस आर नोन एज एनवेलप्ड वायरसेस, और अगर नहीं होगा द वायरसेस आर नोन एज नेकेड वायरसेस। तो ये एनिमल और प्लांट के जो वायरसेस हैं अमूमन इनकी शेप कैसी होती है, पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन से क्या मुराद है, पॉली मीन मैनी, हेड्रॉन मीन फेजेस। तो इनकी एक से ज़्यादा साइड, एक से ज़्यादा बहुत सारी फेजेस होती हैं, सो दे आर नोन एज पॉलीहेड्रॉन। और इसके अलावा इनकी शेप जो है दैट मे बी हेलिकल, एनवेलप भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं ये। अच्छा जी, अब इसके बाद ये कि ये तो हो गए एनिमल और प्लांट्स के वायरसेस। अब बैक्टीरिया के भी वायरसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दे आर नोन एज बैक्टीरियोफेजेस। वट आर बैक्टीरियोफेजेस? अगर आपसे 2 मार्क्स का जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जाए कि वट आर दी बैक्टीरियोफेजेस, तो इसका आंसर क्या है कि दे आर वायरसेस। विच टाइप ऑफ वायरसेस? बैक्टीरियोफेजेस are the viruses which infect the bacterial cell। डिफरेंट बैक्टीरिया के सेल में जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे और इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो बैक्टीरिया के सेल में होगी, तो दे आर नोन एज बैक्टीरियल सेल। तो इनकी जो है अपीयरेंस कैसी होती है, क्यूबिकल, क्यूब की शक्ल में, और रेगुलर, सॉलिड और आइकोजाहेड्रल। आइकोजाहेड्रल से क्या मुराद है, हैविंग 20 फेजेस। डायमंड लाइक इसकी शेप है और 20 इसकी साइड्स हैं या फेजेस हैं। और कुछ जो फेजेस हैं, फेजेस, अब फेजेस हैं क्या, दिस आर वायरसेस, ये हेलिकल हैं या रॉड शेप्ड हैं। हेलिक्स की शेप में है, लेडर शेप्ड हैं या रॉड शेप्ड हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि फेजेस जो हैं इनके साथ टेल और टेल फाइबर्स भी अटैच होते हैं। टेल, ये है जी टेल, और ये इसके साथ टेल फाइबर्स। इस सूरत में
ये जो है ये शेप तो पॉलीहेड्रॉन है, लेकिन इनकी टेल्स जो हैं वो पॉलीहेड्रॉन नहीं होती, वो राउंड शेप में होती हैं। इसको आप कैसे समझते हैं? जस्ट लाइक द शेप ऑफ द स्पेसशिप। स्पेसशिप की जैसी इसकी फेस है। एक इसका पॉलीहेड्रॉन हेड है और फिर इसकी टेल है, फिर इसकी जो है टेल फाइबर्स हैं। अब इसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफरेंट, जब वायरसेस की मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है। मॉर्फोलॉजी आप किसको कहते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स या एक्सटर्नल शेप ऑफ द वायरसेस जो है दैट इज़ नोन एज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द वायरसेस। ये पहले आप देखें कि जो वायरस है दैट इज़ रॉड शेप्ड, छोटे छोटे से रॉड शेप्ड वायरसेस हैं नोन एज वैक्सीनिया वायरसेस। नाउ वी कम टू द बी। ये कैसे हैं? ये आप देखें कि लॉन्ग हैं, फिलामेंटस हैं और दे आर नोन एज पैरामिक्सो वायरस। मम्स जो कनपेड़े होते हैं उसको ये वायरस जो है वो कॉज करते हैं। फिर एक और डिजीज़ है हर्पीस, जिसमें जिस्म पर छाले बड़े बड़े से तकलीफदेह किस्म के बन जाते हैं। ये वायरस की शक्ल देखें, ये कैसा है? रॉड शेप है, डायमंड शेप। अब ये डायमंड शेप तो है लेकिन इसके ऊपर जो है वो एनवेलप है, एक एक्स्ट्रा इसके ऊपर कोटिंग जो है वो एनवेलप की वो मौजूद है। अब ये आप देखें कि ये एक तरह से स्पिंडल सा बना हुआ है और स्पिंडल जो है ये कैसा है कि टाइटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये, और दैट इज़ नोन एज ORF वायरस। एक और डिजीज़ कॉज करता है ये ORF वायरस। अब इसकी शेप कैसी है? टाइटली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। अब इसमें ये आप एक और देखें रेब्डो वायरस जो रेबीज को कॉज करेगा। इसकी अगेन ये सिलेंड्रिकल है इन शेप। पोलियो वायरस जो है ये अगेन डायमंड शेप विदाउट द एनवेलप। अगेन पिकोमा वायरस डायमंड शेप विदाउट वायरस। ये T11 कॉलीफेज ये जो है ये स्पेसशिप की तरह से है कि डायमंड शेप इसका हेड है, टेल है और फिर साथ में टेल फाइबर्स है। इसके बाद जी जो है ये भी एक टेल्ड फेज है और फिक्सिशियस टेल्ड फेज। इसमें टेल फाइबर्स कोई नहीं है, एक लॉन्ग टेल जो है वो प्रेजेंट है, लॉन्ग है और इससे पतली है। और उसके बाद जी ट्यूबुलो वायरस, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये ट्यूब्स की फॉर्म में होता है। एंड देन इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये ORF वायरस की तरह से है लेकिन क्या है? टाइटली क्वाइल्ड है, एक एनवेलप के अंदर ये कवर हुआ है। दे आर नोन एज एनवेलप्ड वायरसेस। नाउ वी कम टू द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। अब पहले तो हम ये समझ लें कि बैक्टीरियोफेज जो है वो है क्या। बैक्टीरियोफेज इज द वायरस विच कॉज इन्फेक्शन इन द बैक्टीरिया पे ये अटैक करके उसमें इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं। अब ये कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें एक तो आप देखें कि सेंटर में न्यूक्लिक एसिड जो है वो मौजूद है और इसके बाद इसका जो एक हेड है दैट इज़ नोन एज पॉलीहेड्रॉन हेड। और ये क्या है? ये कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है और हेड है ये इसका। फिर हेड के नीचे ये एरिया जो है एक प्लेट की तरह से दैट इज़ नोन एज द कॉलर। कॉलर के बाद एक शीट, एक कवर इसको सराउंड कर रहा है कॉलर एरिया को। और कॉलर एरिया के बाद जो है ये इसकी टेल है। टेल के साथ जो है ये टेल फाइबर्स अटैच हैं, 6 टेल फाइबर्स आपको नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद ये सब टेल जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है नोन एज बेसल प्लेट। अब बेसल प्लेट के नीचे ये पिन लाइक स्ट्रक्चर भी हैं, दीज आर नोन एज बेसल पिन्स। अब बेसल पिन्स का क्या फंक्शन होता है कि ये अटैच करने के बाद उसको जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनमें सुराख करता है, पियर्स करता है। बेसल पिन्स है ना, पिन्स होल करेंगे, सुराख करेंगे और DNA जो है उसके अंदर एंटर हो जाएगा। अब जी इन्होंने अटैक करना है बैक्टीरिया के सेल पे। बैक्टीरिया के सेल पे अटैच जब करना है तो ये जो टेल्स के जो फाइबर्स हैं दे आर आल्सो मेड अप ऑफ द प्रोटीन। तो ये प्रोटीन्स जो हैं ये आइडेंटिफाई करती हैं अपने होस्ट को कि जिस बैक्टीरिया पे इन्होंने अटैक करना है उसी के साथ ही अटैच होंगी, सबके साथ अटैच नहीं होंगी। ये फिर हम कह सकते हैं कि ये होस्ट का और जो पैरासाइट है उसका एक रिलेशनशिप होता है कि ये जो पैरासाइट है हर किसी पे अटैक नहीं करेगा, अपने स्पेसिफिक होस्ट पे ही अटैच करेगा। इसका जो होस्ट है वो है जी बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया पे इसने अटैक करना है उसको ये आइडेंटिफाई कर लेगा और ये जो टेल फाइबर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करने के बाद जाके उसके ऊपर
अटैच हो जाएंगी। अब ये जो स्टेप होगा दैट इज नोन एज द अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद एक जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी कि ये प्रोटीन्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इस तरीके से होंगे कि ये जो टेल है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। ये फाइबर्स जो हैं वो टेल को नीचे की तरफ पुश करेंगे और ये पिंस जो हैं, बेसल प्लेट की पिंस, ये जाके बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसमें सुराख कर देंगी। अब जैसे ही उसके अंदर सुराख हो जाएगा तो ये जो डीएनए है कॉलर में से, शीट में से, टेल में से गुजरता हुआ जो है न्यूक्लिक एसिड जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाएगा। अब ये बाहर क्या चीज़ रह जाएगी, जस्ट प्रोटीन कोट, और अंदर क्या चला गया बैक्टीरियल सेल के, दैट इज डीएनए। डीएनए अंदर चला गया और प्रोटीन कोट बाहर रह गया। ये प्रोटीन कोट यूजलेस है, यहाँ पे इसकी लाइफ ख़त्म हो गई। जो चीज़ अंदर चली गई वही लाइफ का सिंबल था, दैट इज डीएनए। अब डीएनए जब अंदर चला गया तो इसने जाते ही काम क्या करना है, इसने डीएनए ने अंदर एंटर होते ही, ये देखें जी, ये डीएनए जो है ये अटैच होने के बाद जब अंदर चला गया तो जाते ही ये इसके न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाएगा। न्यूक्लियस के साथ जब ये अटैच हो जाएगा तो ये इसके न्यूक्लियस का जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर उसके साथ अटैच हो जाएगा। डीएनए के साथ अटैच होने के बाद ये इसका पार्ट बन जाएगा और पूरे के पूरे डीएनए की मशीनरी जो है ये अपने कंट्रोल में ले आएगा। अब यहाँ पे ये जो है द स्टेप इज नोन एज इनकॉर्पोरेशन। पहला स्टेप क्या था, अटैचमेंट। अटैचमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की स्टेज पे लाइफ साइकिल जो है वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। वन इज नोन एज लाइसोजेनिक साइकिल, अदर इज नोन एज लाइटिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल जो है, पहले हम इसको देख लेते हैं कि लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होगा। लाइसोजेनिक साइकिल में वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए का पार्ट बन चुका है, लेकिन इसको तकलीफ या नुकसान कोई नहीं पहुंचा रहा। एक सेल जो है वो दो सेल में डिवाइड होंगे और जहाँ पे बैक्टीरिया का डीएनए डिवाइड होगा साथ वायरस का डीएनए भी डिवाइड हो जाएगा। ये आप देखें कि ये बैक्टीरिया का डीएनए है ब्लू कलर में और जो थोड़ा सा रेड कलर में नजर आ रहा है ये वायरस का डीएनए है। तो ये एक डीएनए जो है ये दो डीएनए में डिवाइड हो चुका है। दोनों में ब्लू पोर्शन भी है बैक्टीरिया का और थोड़ा थोड़ा रेड पोर्शन भी है वायरस के डीएनए का। अब ये बैक्टीरिया का एक सेल जो है दो में डिवाइड हो जाएगा और हर एक जो दोनों में से हर एक सेल जो है वो अपने साथ वायरस का डीएनए है। तो ये इस फॉर्म में जब बैक्टीरिया के अंदर वायरस मौजूद होता है या किसी भी होस्ट में वायरस का डीएनए मौजूद होता है तो इसको हम कहते हैं स्लीपिंग स्टेज। वायरस इज प्रेजेंट इन द सेल्स बट दे आर इन इनएक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म में नहीं है, स्लीपिंग फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है और सेल्स के साथ डिवाइड होते जा रहे हैं। दिस इज नोन एज लाइसोजेनिक साइकिल। और ये लाइसोजेनिक साइकिल एट एनी स्टेज इट मे बी कन्वर्टेड इनटू द लाइटिक साइकिल। अब यहाँ से हम लाइटिक साइकिल को स्टार्ट करते हैं कि लाइटिक साइकिल में क्या होता है। लाइटिक साइकिल जो है दैट इज द एक्टिव स्टेज ऑफ द बैक्टीरिया। एक्टिव स्टेज है बैक्टीरिया की और इस एक्टिव स्टेज में क्या होता है कि ये जो डीएनए है वायरस का ये पूरे का पूरा बैक्टीरियल सेल जो है, बैक्टीरियल डीएनए जो है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। अब ये डीएनए जो है बैक्टीरिया के किसी काम का नहीं रह जाता, ये वायरस के डीएनए के अंडर आ चुका है, वो उसके अंडर काम करेगा। तो ये काम क्या करेगा, ये सारी मशीनरी जो है उसको यूज़ करते हुए, बैक्टीरियल सेल की सारी मशीनरी को यूज़ करते हुए अपने बॉडी पार्ट्स बनाएगा। इसके बॉडी पार्ट्स जो हैं ये क्या हैं, ये डीएनए हैं, ये टेल पिन्स हैं और टेल फाइबर्स हैं और कैप्सोमियर्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। ये आप देखें, ये जो स्टेज है कि ये जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं दे आर वायरल डीएनए और ये आगे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर हैं ब्लू कलर में, दीज आर दी प्रोटीन कोट्स। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा दैट इज नोन एज असेंबली। पहले जो आपने लाइटिक साइकिल के स्टेप्स देखे थे दैट वाज अटैचमेंट,
अटैचमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्शन, फिर इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बाद एक्टिव स्टेज, और एक्टिव स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स या पार्ट्स ऑफ द होस्ट, पार्ट्स ऑफ द पैरासाइट या वायरस। इसमें इसका डीएनए भी बन रहा है और डीएनए के बाद जो है इसके हेड्स भी बन रहे हैं। अब जो अगली स्टेज आएगी दैट इज नोन एज असेंबली। असेंबली से क्या मुराद है? इनका बनना, असेंबल होना। तो असेंबल होने में क्या होगा कि जो प्रोटीन के हेड्स बने हैं ये इनके डीएनए इनके अंदर चला जाएगा। डीएनए के जाने के बाद इनकी टेल्स भी लग जाएंगी, टेल फाइबर्स भी लग जाएंगे, टेल पिन्स भी, बेसल प्लेट भी, और कंप्लीट वायरस जो है जैसे कि ये एंटर हुए थे सेल के अंदर, जब इस शक्ल में वायरस बन जाएंगे तो दैट इज नोन एज द मैच्योर फेज इन द एक्टिव लाइफ साइकिल या लाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। ये कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपको डायग्राम में 4 नजर आ रहे हैं ना, 4 नहीं, ये इनन्यूमरेबल, काउंटलेस होते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल जो है फट जाता है, बस्ट हो जाता है और इसमें से नए वायरसेस जो हैं वो रिलीज होते हैं। अब ये नए वायरसेस जब ये रिलीज हो जाएंगे तो दे आर एबल टू अटैक, दे आर एबल टू इन्फेक्ट न्यू बैक्टीरियल सेल, नए बैक्टीरिया के सेल को इन्फेक्ट करके, तो यही साइकिल जो है दोबारा से रिपीट हो सकता है। दैट्स इट विद द लाइफ साइकिल। आपने बैक्टीरियल लाइफ साइकिल देखा, ये 2 तरह से है। इसकी एक एक्टिव स्टेज है नोन एज लाइटिक साइकिल, और दूसरी जो है वो कौन सी स्टेज है? दैट इज इनएक्टिव या स्लीपिंग फेज नोन एज लाइजोजेनिक साइकिल। अब ये देखें कि ये स्टेजेस जो हैं उनको ज़रा रिवाइज कर लें कि जिस तरह से ये आके अटैच हुआ है किसके ऊपर? अपने होस्ट के ऊपर। इसको मैंने आपसे कहा था कि ये इसने आइडेंटिफाई किया है, अटैचमेंट की फेज कहा थी ये, इसको लोडिंग का नाम भी दिया जाता है। लोडिंग, इसने इसको आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर आ गया। आने के बाद ये कि अटैच हो गया, अटैच होने के बाद ये कि टेल कॉन्ट्रैक्शन हुई, टेल कॉन्ट्रैक्ट होके टेल फाइबर्स जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए, टेल पिन्स ने इसके अंदर जो है वो होल्स बना दिए, और फिर जो अगला जो स्टेप था दैट वाज पेनिट्रेशन, कि डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया। पेनिट्रेशन एंड अनप्लगिंग, ये ऊपर से ये अलग हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे क्योंकि डीएनए अब इनमें कोई नहीं है, और डीएनए जो है वो अंदर इंजेक्ट हो गया। इंजेक्ट होने के बाद जाके जो है इसकी जो नेक्स्ट फेज थी वो क्या थी? इनकॉर्पोरेशन। पेनिट्रेशन के बाद पेनिट्रेट हो गया, पेनिट्रेट होने के बाद जो अगली इसकी फेज थी दैट वाज द इनकॉर्पोरेशन, कि ये जाके उसके अंदर जो है बैक्टीरियल डीएनए उसके अंदर जाके शामिल हो गया। इनकॉर्पोरेशन के बाद जो है मल्टीप्लाइंग की स्टेज जो है वो शुरू हो जाती है। अब मल्टीप्लाइंग की स्टेज अगर शुरू हो जाएगी द साइकिल विल बी नोन एज लाइटिक साइकिल, और अगर मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इनएक्टिव वैसे ही उसके साथ मौजूद रहेंगे अपने होस्ट के सेल के साथ और डिवाइड होते जाएंगे, द स्टेज इज नोन एज लाइजोजेनिक स्टेज या लाइफ साइकिल इज नोन एज लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल, एंड द फिनोमिना इज नोन एज लाइजोजेनी। ठीक है जी। और यहाँ पे लाइजोजेनिक की स्टेज में फेज जो है या वायरस का जो डीएनए है, इन दिस स्टेट दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेज, कि ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया है, शामिल हो गया है, डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये कि इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा। और जब कभी ये कि समटाइम्स क्या होता है कि वायरल डीएनए गेट्स डिटैच फ्रॉम द होस्ट क्रोमोसोम एंड लाइटिक साइकिल स्टार्ट। जब लाइजोजेनिक साइकिल जो है लाइटिक साइकिल में चेंज होता है, द फिनोमिना इज नोन एज इंडक्शन। ठीक है जी। अब जो लाइजोजेनिक बैक्टीरिया हैं दे आर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन बाय द सेम और रिलेटेड फेजेस। द फेज विच कॉजेज द लाइजोजेनी इज कॉल्ड टेम्परेट या लाइजोजेनिक या टेम्परेट फेज। अब ये कि जिनके अंदर ऑलरेडी वायरस का डीएनए प्रेजेंट है, इसके ऊपर वही फेज दोबारा, अब देखें कि वो डीएनए तो प्रेजेंट है लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, वो स्लीपिंग फॉर्म में है, तो इसमें फर्दर जो है वो डीएनए एंटर हो गई नहीं। ठीक है जी। तो ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में इसके अंदर मौजूद रहेगा। ये इनएक्टिव फॉर्म जो है एनी टाइम जो है एक्टिव फॉर्म में चेंज हो सकती है। इन अदर वर्ड्स जो लाइजोजेनिक स्टेज है एट एनी टाइम इंडक्शन के साथ जो लाइटिक स्टेज में चेंज हो सकती है। दैट्स इट विद द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज। इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, दोनों लाइफ साइकिल, लाइटिक भी और लाइजोजेनिक भी। कोई प्रॉब्लम हो तो नोट कर लें। वी विल डिस्कस व्हेन वी विल मीट।
इट्स इनफ फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।